आज का हमारा टॉपिक है T3 और T4 हार्मोन का सिंथेसिस। T3 T4 हार्मोन की सिंथेसिस मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का जो सिंथेसिस है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट है हमारे पास मीनिंग ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स। T3 एंड T4 हार्मोन्स जो है आपको मालूम है कि कॉम्बिनेशन है किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन के कंटेंट हैं और अलग अलग अनुपात में ये पाए जाते हैं। T3 T4 आर पॉपुलरली नोन एज ट्राईआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन। इसके नाम से जैसे क्लियर है कि ट्राईआइडोथायरोनिन में आयोडीन के 3 एटम और T4 में आयोडीन के 4 एटम पाए जाएंगे। इनको सामान्य रूप से थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहा जाता है। These hormones are secreted from principal follicular cells of thyroid gland. थायराइड ग्लैंड की जो मुख्य फॉलिकुलर कोशिकाएं हैं उसमें से इनका सिक्रीशन होता है। कैंडल ने इसको आइसोलेट किया था एक्टिव कंपोनेंट ऑफ थायराइड दैट ही नेम्ड थायरॉक्सिन। कैंडल ने थायरॉक्सिन नेम दिया था। इन 1952 ट्राईआइडोथायरोनिन वाज फाउंड टू बी मोर एक्टिव देन थायरॉक्सिन। 1952 में अध्ययन से पता चला कि T3 जो है वो T4 की अपेक्षा ज्यादा एक्टिव है। दीज हार्मोन्स आर आयोडो अमीनो एसिड हार्मोन्स। आयोडो अमीनो एसिड हार्मोन्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें आयोडीन है और अमीनो एसिड है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अमीनो एसिड से बना हुआ हार्मोन कौन सा है, तो हम बताते हैं उसमें कि थायरॉक्सिन है जो टायरोसिन हार्मोन से बनता है। बायोसिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स। T3 and T4 hormones are iodinated derivatives of amino acid tyrosine. T3 और T4 क्या है? Iodinated derivatives of amino acid tyrosine. टायरोसिन के ये डेरिवेटिव हैं जिसका आयोडीनीकरण कर दिया गया, जिसमें आयोडीन का अणु मॉलिक्यूल जोड़ दिया गया है। These hormones are unique in that they are complexed through covalent bond to iodine. ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं किससे? आयोडीन के साथ टायरोसिन का, और फिर थायरॉक्सिन का अणु T3 T4 के अणु बनते हैं। ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन। फर्स्ट स्टेप ऑफ थायरॉक्सिन सिंथेसिस इज ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयोडीन जो ग्रहण करते हैं भोजन के साथ उसको ट्रैप करके कहाँ ले जाना जरूरी है? आपके कोशिका के किसी कोशिका थायराइड ग्लैंड की कोशिका में ले जाना जरूरी है। तो वो किस प्रकार से होता है? थायराइड फॉलिकुलर सेल कलेक्ट इनऑर्गेनिक आयोडीन फ्रॉम ब्लड। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो अवशोषण होता है आयोडीन का, जो ब्लड में हमारे मिल जाती है। उस ब्लड से थायराइड मॉलिक्यूलर सेल क्या करती है? इनऑर्गेनिक आयोडीन को ग्रहण करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मतलब जो सांद्रण प्रवणता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रवणता है उसके विरुद्ध विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उसको ग्रहण किया जाता है। तो सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर बोलते हैं, इस प्रोटीन का नाम है सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर, जो पंप है लोकेटेड इन द बेसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। बेसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फॉलिकुलर सेल्स के नीचे है उसमें यह पाया जाता है। जो सोडियम पोटेशियम पंप जो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के साथ एसोसिएटेड होता है और सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर के रूप में कार्य करता है। सिम्पोर्ट का मतलब आपको मालूम है, सिम्पोर्ट का मतलब होता है कि जिसमें दोनों का एक साथ परिवहन होता है। तो इसमें सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर का मतलब क्या हुआ कि ये जो परिवहन करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, सोडियम और आयोडीन दोनों का एक साथ ट्रांसपोर्ट करेगा। दिस इज नोन एज आयोडाइट पंप। आयोडीन का जो परिवहन करने वाला पंप है उसको क्या कहते हैं? आयोडाइट पंप। द कैरियर प्रोटीन कैरीज आयोडीन while ATPase cause breakdown of ATP। पहला क्या करता है? ATPase क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ ATP टू ADP। ATP से जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, तो फास्फेट का एक अणु अलग होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड कंपाउंड है, आपको पता है। इसके जो थर्ड बॉन्ड है जो तीसरे फास्फेट को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें एनर्जी होती है। जब ये रिलीज होता है फास्फेट का एक मॉलिक्यूल, तब फास्फेट आयन, तब उसमें से एनर्जी रिलीज होती है और डिराइव एनर्जी फॉर आयोडीन ट्रांसपोर्ट। यह एनर्जी जो है किसके लिए उपयोग की जाती है? आयोडीन के ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग की जाती है। दूसरा कार्य एटीपेस
एटीपेस क्या करता है? अ साइमल्टेनियस एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन बिटवीन द सेल्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। पोटेशियम और सोडियम आयन का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, कोशिका के बाहर पाया जाने वाला जो बाह्य कोशिकीय द्रव है, उसके उसमें और कोशिका के अंदर इसका सोडियम और पोटेशियम आयंस का एक्सचेंज करता है। द कंसंट्रेशन फॉर आयोडाइड अचीव्ड बाय नॉर्मल थायराइड इज 20:1 और मोर ओवर द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में आयोडीन का जो कंसंट्रेशन फॉर आयोडीन अचीव्ड बाय द नॉर्मल थायराइड, थायराइड द्वारा जो ग्रहण करने के लिए उसमें अनुपात क्या होना चाहिए? उसका सांद्रण ज्यादा होना चाहिए, किसमें? ब्लड में लगभग 20 गुना ज्यादा होना चाहिए। और विद इन 15 मिनट्स, इस पूरे प्रोसेस के लिए 15 मिनट के अंदर ये थायराइड जो है वो इन द थायराइड is present in organic compound. Within 15 minutes after administration, radioactive in the thyroid is present in organic compound. 15 मिनट के अंदर जो है थायराइड के अंदर इसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन क्या हुआ? नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक आयोडीन आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू एक्टिव आयोडीन। इसके बाद क्या होता है कि आयोडीन जो ग्रहण कर ली गई है उसका ऑक्सीडेशन होता है एक्टिव आयोडीन में। इसको आयोडीन को आयोडीन पॉजिटिव आयन या फिर आयोडीन ऑक्साइड O-, या फिर आयोडीनियम आयन कहते हैं इसको, उसमें इसको बदला जाता है। मतलब आयोडीन का एक पॉजिटिव आयन बनाया जाता है थ्रू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके इसको पॉजिटिव आयन में बदला जाता है विद इन द फॉलिकुलर सेल्स। ये घटना कहाँ पर होती है? फॉलिकुलर सेल्स के अंदर होती है। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? टेट्रामेरिक हीम एंजाइम। टेट्रामेरिक हीम एंजाइम के उपस्थिति में यह क्रिया होती है, जिसको कहा जाता है, जिसको नाम क्या है उस एंजाइम का? कॉल्ड थायराइड पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज एंजाइम के द्वारा यह क्रिया होती है। दिस एंजाइम यूजेस H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये आपको पता है, एज ए को सबस्ट्रेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग यह पेरोक्सीडेशन के लिए करता है, जिससे आयोडीन सामान्य आयोडीन से आयोडीन प्लस आयन या फिर आयोडीनियम आयन में परिवर्तित हो जाती है। दिस रिएक्शन इज चीफली ऑकर्ड इन द माइक्रोविलाई ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स। ये कहाँ पर हो रहा है? फॉलिकुलर सेल के माइक्रोविलाई में यह क्रिया हो रही है। Coordination of tyrosine. The follicular cell synthesis a glycoprotein. The follicular cell synthesis a glycoprotein, thyroglobulin. Thyroglobulin में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जो उस फॉलिकुलर सेल के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है, थायरोग्लोबुलिन नाम का। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 669 किलो डाल्टन। KDT उसका शॉर्ट फॉर्म है। 669 किलो डाल्टन जिसका अणुभार है। which contains 115 टायरोसिन रेसिड्यूज। मतलब इसमें कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? टायरोसिन के कितने अणु पाए जाते हैं? 115 अणु पाए जाते हैं। तो थायरोग्लोबुलिन passes into the colloid by the process of exocytosis. थायरोग्लोबुलिन passes into colloid, उसका जो कोलाइड फॉर्म उसमें एक्सोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका के अंदर, देखिए इसका संश्लेषण हो रहा है थायरोग्लोबुलिन का। उसके बाद इसकी कोशिका के अंदर से एक्सोसाइटोसिस के द्वारा इंटरसेलुलर स्पेस जो है उसमें उसको कोलाइड अवस्था में भेज दिया जाता है। इन इनऑर्गेनिक आयोडाइड, आयोडाइड आपको पता है, inorganic iodide that accumulates in follicular epithelium is oxidized to I2, एलिमेंटल आयोडीन में परिवर्तित हो जाती है। इसका आयोडाइड जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? I2 के रूप में वो ऑक्सीडाइज हो जाती है या फिर आयोडीन ऑक्साइड बनाती है। एट द फॉलिकुलर सेल मेम्ब्रेन, हम लोग ये पूरा करने के बाद इसके बाद डायग्राम से इसको फिर से समझेंगे। एट द फॉलिकुलर सेल मेम्ब्रेन कोलाइड इंटरफेस, thyroperoxidase utilizes the active iodides for iodination of some of the tyrosine residue of thyroglobulin molecule of colloid. क्या मतलब हुआ इसका? एट द फॉलिकुलर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो फॉलिकुलर सेल का कोलाइड इंटरफेस, थायरोपेरोक्सीडेज जो एंजाइम है, थायरोपेरोक्सीडेज यूटिलाइज द एक्टिव आयोडीन, एक्टिव आयोडीन का उपयोग करता है फॉर आयोडिनेशन। इसका आयोडिनेशन ऑफ सम ऑफ द टायरोसिन रेसिड्यू ऑफ थायरोग्लोबुलिन। अब क्या कर रहा है? थायरोग्लोबुलिन में पाए जाने वाले जो टायरोसिन के अणु हैं, टायरोसिन एमिनो एसिड के जो अणु हैं, उनका क्या कर रहे हैं? आयोडिनेशन कर रहा है। उसके साथ आयोडीन को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ये वाला थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम उसको
उपयोग कर रहा है आयोडीन को, और किसका आयोडीनेशन कर रहा है, कौन से मॉलिक्यूल का, टायरोसिन मॉलिक्यूल का। कौन से टायरोसिन मॉलिक्यूल, ऑफ थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, जो थायरोग्लोबुलिन किसमें संश्लेषित हुआ है, कहां पर संश्लेषित हुआ है, फॉलिकुलर सेल में संश्लेषित हुआ है। ठीक है, इसके बाद MITR3, अब आगे एक वर्ड को ध्यान रखना है क्योंकि आगे इसका शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। MITR3 मोनोआइडोटायरोसिन। मोनोआइडोटायरोसिन मतलब मोनो मतलब एक, तीन उसकी पोजीशन है जो टायरोसिन अणु के कार्बन नंबर पर जुड़ेगी। तो 3 मोनोआइडोटायरोसिन, टायरोसिन के साथ एक आयोडीन का परमाणु जो है वो जुड़ गया है, इज प्रोड्यूस्ड, इसको क्या कहेंगे, T3। ये जो T3 है, ठीक है, इज सॉरी T3 मोनोआइडोथायरोनिन, एक अणु बन रहा है, अभी नहीं आया T3। मोनोआइडोटायरोसिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वन आयोडीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन एट C3। इसको मैं दिखाता हूं आपको इन द फेनिल रिंग ऑफ टायरोसिन। ये आपको दिखाता हूं मैं कि मोनोआइडोटायरोसिन किस प्रकार से हो रहा है। थोड़ा सा हमको ये देखिए, यहाँ पर MIT और आपको DIT दोनों दिखेंगे। ये देखिए, ये सबसे पहली लाइन जो है, 2 आयोडीन के यहाँ पर मॉलिक्यूल है, जहां पर कर्सर है वहां पर देखिए +2H H2O2 के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, 2 आयोडीन पॉजिटिव आयन बना रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव आयोडीन कह रहे हैं। ये एक्टिव आयोडीन और ये टायरोसिन ठीक है, जो कहां पर है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ है। ये दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, MIT, मतलब इसका जो 3 कार्बन एटम है यहाँ पर, ये जो है क्या नाम, आयोडीन जुड़ गया है और क्या बन रहा है, मोनोआइडोटायरोसिन। मोनोआइडोटायरोसिन बन रहा है, फिर थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम पुनः क्रिया करता है और उसके साथ एक आयोडीन और जोड़ देता है। एक आयोडीन और जोड़ देता है तो क्या बनता है, DIT। DIT का मतलब हुआ 3 5, 3 और 5 स्थानों पर, कार्बन पर डाई आइडोटायरोसिन। ये एक आयोडीन, ये एक आयोडीन, ये तो डाई आइडोटायरोसिन, टायरोसिन के साथ 2 आयोडीन जुड़ गए। इस प्रकार से 2 प्रकार के अणु बने, MIT बना और DIT बना। ठीक है, 2 प्रकार के अणु बन गए जो किससे जुड़े हैं, थायरोक्सिन नाम के एमिनो एसिड से जुड़े हैं। ये थायरोसिन नाम का एमिनो एसिड कहाँ है, थायरोग्लोबुलिन में है। ये थायरोग्लोबुलिन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया है, आपके थायराइड ग्लैंड की फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा। आगे क्या हो रहा है देखते हैं। जब ये MIT और DIT बन गए, MIT और DIT बनने के बाद MIT, ये DIT, यहाँ पर पहले DIT ले लें, DIT के साथ ये DIT बीच में क्रिया में आ रहा है। DIT, 2 DIT जुड़ेंगे, 2 आयोडीन, एक में 2 आयोडीन है, तो 2 DIT जब आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना आयोडीन हो जाएंगे, 4 आयोडीन हो जाएंगे। तो ये क्या बनाएगा, T4, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, थायरॉक्सिन। T4, ये एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा आयोडीन, ये चौथा आयोडीन। ठीक है, और इस क्रिया में जो रिलीज होता है वो क्या होता है, एक एलेनिन का अणु जो है वो रिलीज हो जाता है, जिसका जो आगे जाकर पायरुवेट और NH3 बना लेता है। इसी प्रकार से हम इसकी बात करें कि MIT, एक MIT है, इसके साथ एक DIT जुड़ गया, इसमें एक आयोडीन का अणु है मोनोआइडोटायरोसिन में, दूसरे में क्या है, 2 आयोडीन के अणु है ड्राई आइडोटायरोसिन। अगर इन दोनों को DIT और MIT जोड़ दिया जाए तो 1, 2 और 3 कितने आयोडीन के अणु हो जाएंगे, 3 आयोडीन के अणु हो जाएंगे। इस प्रकार 21 पर क्या संश्लेषित करेगा, ट्राई आइडोटायरोनिन। इसमें आप देखिए सिर्फ 3 आयोडीन के परमाणु यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। इस तरफ जो है हम T4 में देखें तो 1, 2, 3 और 4 परमाणु हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आयोडीनेशन हमने देख लिया। कपलिंग ऑफ आइडोटायरोसिन भी हमने पढ़ लिया है। जो आइडोटायरोसिन है, आइडोटायरोसिन मतलब DIT और MIT। DIT और MIT हमने पढ़ लिया कि DIT और DIT दोनों जुड़ेंगे तो T4 बनेगा। एक DIT और एक MIT मतलब एक डाई और मोनो दोनों जुड़ेंगे तब ट्राई आइडोथायरोक्सिन बनेगा, जो कि क्या है, T3 कहलाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस कपलिंग एक एलेनिन का जो अणु है वो उसका क्लीवेज हो जाता है, अलग हो जाता है, क्लीव्ड ऑफ हो जाता है, which is later catabolize to pyruvate and ammonia। पायरुवेट और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने अगले डायग्राम में भी देखा है।
ठीक है। अब टेक एंड प्रोटियोलिसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटियोलिसिस? प्रोटियोलिसिस मतलब एक कोई भी प्रोटीन का अणु है उसकी हमको लिसिस करनी है, उसको तोड़ना है, तो उसके लिए क्या होता है, प्रोटियोलिसिस की जाती है। अब टेक एंड प्रोटियोलिसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, तो प्रोटियोलिसिस करने की क्या आवश्यकता है? हमने अभी ऊपर वाले लाइन में पढ़ा, यहाँ पर जब हम क्या कर रहे थे, आयोडीनेशन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जब आयोडीनेशन कर रहे थे तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि 115 टायरोसिन के अणु एक थायरोग्लोबुलिन में पाए जाते हैं, और उसके बाद जब आयोडीनेशन होता है, ठीक है, आयोडीनेशन आयोडीनेशन ऑफ सम ऑफ द टायरोसिन रेसिड्यू, मतलब कुछ टायरोसिन के जो उसमें अणु होंगे उनका ही आयोडीनेशन हो रहा है, पूरे के पूरे इतने 115 टायरोसिन के परमाणु हैं या सॉरी अणु हैं, उनका आयोडीनेशन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जिनका आयोडीनेशन नहीं हुआ है, जिनका आयोडीनेशन नहीं हुआ है, जिसके जो टायरोसिन के साथ आयोडीन नहीं जुड़ा है, उस भाग को काट कर अलग कर देना है, ताकि हमको T3 और T4 शुद्ध हार्मोन्स के रूप में प्राप्त हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी प्रोटियोलिसिस करते हैं। अब प्रोटीन को लिसिस करने वाले एंजाइम कहाँ मिलेंगे हमको, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। आपको मालूम है, हमने लाइसोसोम पढ़ा है, लाइसोसोम के अंदर पूरे एंजाइम पाए जाते हैं जो लिसिस करते हैं। थायराइड follicular cells, then pinocytose the collide from the follicular lumen। अब आप हमने क्या पढ़ा था अभी, फॉलिकुलर सेल के अंदर थायरोग्लोबुलिन का संश्लेषण होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, उसके बाद उसको बाहर भेज दिया जाता है, कहाँ पर, उसके ल्यूमन में जाने के बाद, मतलब उसके जो इंटर कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है वहां भेज दिया जाता है, जहां पर उसका आयोडीनेशन होता है। आयोडीनेशन होने के बाद उसको वापस पिनोसाइटोज, मतलब उसको वापस ग्रहण करता है, कौन सा, उस कोलाइडल फॉर्म में जो T3 T4 और मिला हुआ थायरोग्लोबुलिन है, उसको वापस वो ग्रहण करता है। कोलाइड पिनोसाइटोसिस मतलब द्रवी पदार्थ को ग्रहण करना, आपको मालूम, हमने पढ़ा है ये। द कोलाइडल फॉर्म फॉलिकुलर लुमेन, कहाँ से ग्रहण करता है, फॉलिकल के ल्यूमन से ग्रहण करता है। ल्यूमन मतलब गुहा होता है, खाली स्थान होता है, वहां से ग्रहण करता है। द ड्रॉपलेट्स कोलेज, कोलेज में मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ जाना। ये क्या होता है, ये ड्रॉपलेट लाइसोसोम के साथ जुड़ जाते हैं, लाइसोसोम के साथ जुड़ जाते हैं, और लाइसोसोमल सिक्रीशन में क्या होता है, प्रोटीएजेस होते हैं जो क्या करने वाले हैं, इसकी प्रोटियोलिसिस करने वाले हैं। ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज एंड एंडोपेप्टिडेज, ये सब एंजाइम मिलकर क्या करते हैं, लाइसोसोम सिक्रीशन हाइड्रोलाइज क्या कर रहा है, उसका जल अपहरण कर रहा है, किसका, थायरोग्लोबुलिन का, जिसके साथ आयोडीन जुड़ जाता है ना, और जिससे क्या रिलीज होते हैं, उससे रिलीज करते हैं T4 DIT एंड MIT। DIT MIT भी तो उसमें है, सारे के सारे T3 T4 थोड़ी बन गए, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या रिलीज किया, T4 T3, इसमें T3 छूट गया है, रिलीज T3 T4 DIT एंड MIT सबको रिलीज कर दिया, उसको हाइड्रोलाइज करके तोड़ दिया थायरोग्लोबुलिन को। इसके बाद T4 और T3 हमारे काम के हैं, जो कि ब्लड में भेज दिए जाते हैं, किसके द्वारा, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ब्लड में भेज दिया जाता है हार्मोन्स को अपना काम करने के लिए। लेकिन DIT और MIT चूंकि हार्मोन नहीं है, इसका क्या करते हैं फिर से, बट DIT एंड MIT डी आयोडीनेटेड बाई माइक्रोसोमल डी आयोडीनेज, क्या करते हैं, उसको डी आयोडीनेटेड करते हैं, उसमें से आयोडीन को वापस निकाल लेते हैं DIT और MIT में से, किसके द्वारा, माइक्रोसोम में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह भी एक प्रकार का एंजाइम कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल है, जिसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं काफी। तो क्या करता है, डी आयोडीनेज मतलब ऐसा एंजाइम जो आयोडीन को अलग करता है। तो DIT और MIT से एंजाइम को अलग कर देता है, और द लिबरेटेड आयोडीन, जो बची, जो अलग की हुई आयोडीन है, रीयूज्ड फॉर आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, जो वापस आयोडीन जो है किसके लिए उपयोग की जाती है, पुनः नए वाले टायरोसिन को आयोडीनाइज करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ चित्रों के द्वारा समझने, इस चित्रों को हम समझ चुके हैं, ये वाला हम समझने की कोशिश करें जो अभी हमने पढ़ा। देखिए ये बीच में जो दिख रहा है आपको, ये फॉलिकुलर सेल है, ये वाली सेल है, ये सेल के बाहर का फॉलिकुलर कोलाइडल स्पेस है, जो इसमें स्पेस भरा हुआ है, फॉलिकल्स का स्पेस भरा हुआ है, मतलब स्पेस है। तो ये कोशिकाएं हैं जिसमें बीच के अंदर कोशिकाएं हैं, ये वाला पोर्शन जो कोशिका है बीच का,
और ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जो कोशिका के बिल्कुल बाहर, ऊतक के बाहर का, कोशिका के बाहर का स्पेस कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो स्थितियां हो रही हैं यहाँ पर। हम यहाँ से शुरू करें, फ्रॉम ब्लड, ब्लड से इस आयोडीन को लिया गया, कर्सर अगर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लड लिया गया है ना। अब यहाँ से आयोडीन को लेकर कहाँ ले गए, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप, एटीपीएस आयोडीन पंप हमने पढ़ा, आयोडाइड पंप बोलते हैं इसको। यहाँ से हमको लिया, आयोडीन को लेकर कहाँ जा रहा है, ये वाली आयोडीन को लेकर कहाँ जा रहा है, ये आयोडीन को कहाँ भेजा, फॉलिकुलर स्पेस में। फॉलिकुलर स्पेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके द्वारा, थायरोपेरोक्सीडेज के द्वारा। थायरोपेरोक्सीडेज के द्वारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्या बन रहा है, आई प्लस आयन, मतलब आयोडीनियम आयन बन रहा है। और इसके बाद ये जुड़कर क्या बनाएंगे, यहाँ पर डीआईटी एमआईटी जो है, इसके साथ थायरोग्लोबुलिन, ये थायरोग्लोबुलिन का अणु है, ठीक है, प्रोटीन का अणु। इस प्रोटीन के साथ जो टायरोसिन जुड़ा हुआ है, टायरोसिन के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आयोडीनेशन कर रहे हैं। तो डीआईटी एमआईटी बहुत सारे इसके अंदर इकट्ठे हो गए। फिर कपलिंग, डीआईटी एमआईटी की कपलिंग होगी, क्या बना, T3 T4, उसकी कपलिंग नहीं हुई, वो डीआईटी एमआईटी के रूप में ही रह गए। इसके बाद ये डीआईटी एमआईटी के रूप में ये पूरा जो थायरोग्लोबुलिन है, इसको वापस कहाँ ले लिया गया, एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका के अंदर ले लिया गया। कोशिका के अंदर जब ले लिया गया तो वेसिकल ऑफ थायरोग्लोबुलिन बना। वेसिकल ऑफ थायरोग्लोबुलिन के साथ इधर से क्या आ रहे हैं, लाइसोसोम आ रहे हैं, लाइसोसोम इसके साथ जुड़ गए यहाँ पर, लाइसोसोम वेसिकल अटैच, लाइसोसोम वेसिकल अटैच हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ, इसके द्वारा प्रोटियोलिसिस एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलिसिस जल अपघटन किया गया। इससे क्या हुआ, T3 और T4 अलग हो गए, और एमआईटी और डीआईटी अलग हो गए। T3 T4 को कहाँ भेज दिया गया, टू द सर्कुलेशन, ब्लड में भेज दिया गया है। और यहाँ पर से डीआईटी और एमआईटी को डी आयोडीनेशन करके, डीआयोडीनेज एंजाइम के द्वारा डी आयोडीनेशन करके वापस टायरोसिन को दे दिया गया है। यहाँ पर से भी आयोडीन आयन हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो वापस पुनः इसी चक्र को दोहरा रहे हैं। इस प्रकार से T3 और T4 का संश्लेषण करके इसको कहाँ भेजा जाता है, रक्त में भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ T3 एंड T4, T3 T4 का संश्लेषण हो गया। इसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। Only small amount of T3 and T4, less than 1% of the T3 and the less than 0.1% of the T4 are transported in free state in the blood plasma. मुक्त रूप से T3 और T4 का मात्र 1% और T4 का 0.1% ही हार्मोन जो है वो सीधे ब्लड में मुक्त अवस्था में प्रवाहित किया जाता है ना। the major amount are transported in binding of with plasma protein, जो मेजर अमाउंट है ट्रांसपोर्टेड बाइंडिंग विद प्लाज्मा प्रोटीन, जो ब्लड प्लाज्मा का प्रोटीन है उसके साथ बंध बनाकर बाइंडिंग करके उसको बाकी मुख्य जो अमाउंट है इसका T3 T4 का उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। T4 रिमेन्स बाइंड विद द थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG। T4 जो है किसके साथ बाइंडिंग करता है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायरोक्सिन को बाइंडिंग करने वाला जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, गोल प्रोटीन, उसके द्वारा यह बाइंडिंग करता है। TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन TBPA, इसके साथ भी बाइंडिंग करता है T4। और सीरम एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन जो ब्लड में पाया जाता है, ये सभी ब्लड में पाए जाएंगे। T4 किसके साथ बाइंडिंग कर रहा है, TBG के साथ भी कर रहा है, TBPA के साथ भी कर रहा है, जो थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन है, और सीरम एल्बुमिन के साथ भी यह बाइंडिंग कर रहा है। जबकि T3 इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू TBG ओनली, जो T3 है वो केवल थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ ही बाइंडिंग करता है, बाकी दो प्रोटीन के साथ बाइंडिंग नहीं करता। बोथ T3 एंड T4 आर कैरिड थ्रू ब्लड टू टिश्यू, ब्लड के द्वारा टिश्यू को भेजे जाते हैं। मोस्ट T3 अबाउट 80% इन ब्लड however comes from deionization of T4। ठीक है, अब T3 जो है मुख्य रूप से किससे बनता है, अब देखिए T4 और T3 में बेसिक अंतर क्या है। T4 में 4 आयोडीन है, T3 में 3 आयोडीन है। अब पेरिफेरल टिश्यू मतलब आसपास का जो टिश्यू है उसमें क्या हो रहा है, डी आयोडीनेशन, किसका, T4 का, T4 का डी आयोडीनेशन हो रहा है, जिससे एक आयोडीन निकल जा रही है। और जो T3 जो हमको रक्त में और ऊतकों में प्राप्त हो रहा है वो मुख्य रूप से T4 के द्वारा ही, 80% भाग उसका T4 के द्वारा ही बनाया जा रहा है। शेष 20% भाग सीधा थायराइड ग्लैंड से सिंथेसिस होके आ रहा है। ठीक है, तो T4 का क्या हो रहा है, डी आयोडीनेशन हो रहा है, मतलब उसमें से आयोडीन निकाल दी जा रही है एक तो, और उसमें से एक आयोडीन निकाल दी जा रही है और बच रहा है क्या, T3। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कैटाबॉलिज्म। अब T3 T4
जो है उसका कैटाबॉलिज्म उसको नष्ट भी तो करना पड़ेगा। द लीवर एंड किडनी आर चीफ ऑर्गन कंसर्न विद द कैटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का कैटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर और किडनी में। लीवर में जो है उसका मुख्य रूप से डीआर्डिनेटेड जो एंजाइम है, डीआर्डिनेशन होता है उसका, और किसकी उपस्थिति में? डीआर्डिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिससे कि आयोडीन मुक्त हो जाती है, जिसका एक्सक्रीशन बाइल पित्त के द्वारा और यूरिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। बोथ फ्री एंड कंजुगेटेड फॉर्म्स ऑफ थायरोक्सिन आर एक्सक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट। फ्री और जो कंजुगेटेड फॉर्म है थायरोक्सिन के, दोनों का उत्सर्जन जो है स्मॉल अमाउंट थ्रू द किडनी के द्वारा भी किया जाता है। इन केस ऑफ T3 80% is deadenated and 20% is excreted through feces। ठीक है। मतलब फीकल मैटर के द्वारा, मल के द्वारा 20% T3 को क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 आपको पता ही है कैसे होता है ये कंट्रोल। ये कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस जो है क्या करता है? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फैक्टर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फैक्टर या रिलीज हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो पिट्यूटरी की एडिनोहाइपोफाइसिस को TSH प्रेरित करने के लिए, TSH उत्सर्जित मतलब संश्लेषित करने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या करता है? TSH का सिक्रीशन करता है, स्त्रावण करता है, जो थायराइड ग्लैंड को आगे जाकर क्या करती है? प्रेरित करती है कि T3 और T4 को आप उत्पादन करिए। तो T3 और T4 जो है, अब इसमें देखिए नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि TSH जब पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, तब जाकर ये ब्लड में जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जाकर हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देती है कि TSH पर्याप्त मात्रा में हो गया है, तो हाइपोथैलेमस से TSH RH का सिक्रीशन बंद हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर TSH का सिक्रीशन कंट्रोल हो जाता है। इसी प्रकार एडिनोहाइपोफाइसिस से TSH से थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और T3 T4 बनता है। तो T3 T4 की मात्रा जब पर्याप्त मात्रा में हमारे ब्लड में हो जाती है, तब वो भी नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन के माध्यम से यहाँ पर फीडबैक किसको देता है? एडिनोहाइपोफाइसिस को, कि T3 और T4 का लेवल जो है पर्याप्त हो गया है, अतः अब TSH की सिक्रीशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन और थायरॉक्सिन का सिंथेसिस इस प्रकार से किया जाता है। ये करीब 6 पेज का है और एग्जाम के मान से ये काफी पर्याप्त है। और